फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ओवरफ्लो में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं स्टैटिक जीके का एक नया भाग। चलिए, तो क्लास शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके इसे पहले सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है भारत के प्रमुख बंदरगाह, जिसे हम लोग पोर्ट भी कहते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि बंदरगाह और वो अवस्थिति उसकी देखते हैं। ठीक है, कौन सा बंदरगाह किस राज्य के अंतर्गत है। तो चलिए, बंदरगाह क्या होता है ये तो आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में पहले बता देते हैं। बंदरगाह उसे कहते हैं जहाँ पे बड़े बड़े जहाज़ों के माध्यम से किसी दूसरे देश के साथ व्यापार किया जाता है, जिसमें हम लोग अपने देश के सामान को दूसरे देश में भेजते हैं और दूसरे देश से किसी भी चीज़ को अपने देश में लाते हैं। जिससे सिंपल भाषा में अगर कहें तो हम लोग इसे आयात और निर्यात कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए फ्रेंड्स, हम जो भी चीज़ आप लोगों को पढ़ाना चाहते हैं ये मेरा उद्देश्य है पढ़ाने का कि अगर इसे क्लास 6 का भी स्टूडेंट देखे तो उसे भी एकदम आसानी से इसे समझ में आ जाए, और अगर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी एकदम आसानी से याद हो जाए और साथ ही लंबे समय तक आप लोगों के दिमाग में ये रहे। और जब अगर आप किसी को दूसरे को पढ़ाते हैं तो आप एकदम आसानी से सामने वाले इंसान को समझा सकते हैं कि हाँ, आपने क्या समझा है। ठीक है, आपका बेसिक जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो देखिए, अगर हम लोग बंदरगाह की बात करते हैं तो भारत में जो सबसे पहला बंदरगाह, जब हम लोग प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो गुजरात में एक जगह है जिसे कहते हैं हम लोग लोथल। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग? लोथल, जो कि सिंधु सभ्यता के दौरान, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा सिंधु सभ्यता। और वैसे तो हम आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब का भी क्लास धीरे धीरे शुरू करेंगे। आप लोग अगर चाहेंगे तो देखते हैं कैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहता है, तो उस हिसाब से हम आप लोगों को क्लास देंगे उस सब पे भी। तो लोथल जो था वो सिंधु सभ्यता के दौरान, जो कि 5000 साल समझिए पहले की बात है, ये जो खुदाई में पाया गया। लोथल एक बंदरगाह था जहाँ पे व्यापार होता था ईरान, पर्शिया ये सब के साथ में। ठीक है, तो चलिए, अभी हम लोग अगर भारत का स्थिति का बात करते हैं फ्रेंड्स, तो भारत में देखिए, अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं, प्रायद्वीप भारत का मतलब आप लोग समझते हैं प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो भाग तीन ओर से पानी से घिरा हुआ रहता है। हम अभी भारत का आप लोगों को सिर्फ ये प्रायद्वीप वाला भाग दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? गुजरात। ठीक है, गुजरात का जो तटीय सीमा है वो सबसे ज़्यादा है। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि ये जो प्रायद्वीप भारत है, इधर में क्या है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, नीचे में इधर क्या है? हिंद महासागर। और इधर साइड में क्या है? अरब सागर। ठीक है, ये पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी भाग है और ये दक्षिणी भाग है। ठीक है, तो जो भारत का जो ये तटीय क्षेत्र है, तट का मतलब ही होता है जो समुद्र से सटा हुआ भाग होता है। ठीक है, तो जो तटीय क्षेत्र की जो लंबाई है कुल, वो कितना है? 7516.6। तो इसको 7517 भी रफली कहते हैं किलोमीटर। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि भारत का ये जो बहुत ही लंबा तटीय क्षेत्र है, तो ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि ये व्यापार की दृष्टि से बहुत ही अनुकूल परिस्थिति देता है। और ये जो तट क्षेत्र है, इसमें अभी प्रमुख देखा जाए तो कुल 13 बंदरगाह स्थित है, जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो 13 प्रमुख हैं बंदरगाह, और इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे बंदरगाह हैं। ठीक है, सबसे पहला जो बंदरगाह हम लोग देखते हैं, चलिए, तो मैप के हिसाब से, अगर मैप तो अभी हम इसमें ऐड नहीं किए हैं, लेकिन आपको इस छोटे से मैप में ही समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग राज्यों की स्थिति को समझते होंगे तो आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको आसानी से समझ जाइएगा कि कौन सा बंदरगाह किस राज्य के अंतर्गत है। ठीक है, चलिए, कांडला बंदरगाह सबसे पहला देखते हैं हम लोग, कांडला बंदरगाह। ठीक है, जिसका एक और भी नाम है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, क्या नाम है? दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट ट्रस्ट, कांडला बंदरगाह। और ये क्या है? एक ज्वारीय बंदरगाह है। मतलब ज्वारीय का मतलब आप लोग समझिए कि ये ज्योग्राफी का एक भाग ही है, पढ़ना है हम लोगों को इसके बारे में कि ज्वार भाटा क्या होता है। आप लोग समझते होंगे कि गुरुत्वाकर्षण जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में होता है, जिसकी वजह से जो हाई टाइड आता है समुद्र में, जो ज्वार और भाटा होते हैं, उससे ये मतलब उस तरह का ये बंदरगाह है। जब ज्वार और भाटा का उत्पन्न होता है तो इसमें पानी जो है अपने आप बढ़ जाता है, फिर अपने आप घट जाता है, इसलिए इसे ज्वारीय बंदरगाह भी कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है? कच्छ की खाड़ी में, जो कि गुजरात में। ठीक है, चलिए, दूसरा जो है बंदरगाह वो है मुंबई बंदरगाह।
मुंबई बंदरगाह, और ये कहाँ पे है? मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र, ये मुंबई बंदरगाह। ठीक है, मुंबई बंदरगाह को हम लोग देख लिया। अब चलिए दूसरा अगला जो बंदरगाह है वो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसका एक और नाम है नाहवा शेवा बंदरगाह। देखिए ये जो एक नाम के दूसरे नाम है, जैसे मैंने आपको कांडला बंदरगाह के बारे में बताया कि इसका एक और नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो ये जो नाम है ना फ्रेंड्स, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, कि जैसे आपको पूछ लिया जाएगा कि कांडला बंदरगाह का एक और नाम है वो क्या है। जैसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसका इसी के बारे में आपको पूछ लिया जाएगा कि इसका क्या और नाम है। तो जैसे कांडला का मैंने आपको बता दिया, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का है नाहवा शेवा बंदरगाह। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है? नवी मुंबई, महाराष्ट्र में। तो आप लोगों ने महाराष्ट्र, देखिए गुजरात राज्य के बाद जो दूसरा राज्य शुरू हो जाता है वो यहीं पे महाराष्ट्र राज्य ही शुरू हो जाता है। ठीक है, और महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत हमने दो बंदरगाह को देखा। कौन कौन सा देखा? मुंबई बंदरगाह और नाहवा शेवा बंदरगाह। ठीक है, अगला जो बंदरगाह है वो है मोरमुगाओ बंदरगाह। मोरमुगाओ बंदरगाह, जो कि जुआरी नदी के बाएं तट पर स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ कुछ बंदरगाह जो हैं वो समुद्र के तट पर तो हैं ही। जैसे मैं अभी आप लोगों को आगे बताने वाली हूँ कि जो कलकत्ता बंदरगाह है वो किस में है? हुगली नदी पे है, ना कि समुद्र के तट पे। तो आप लोगों को समझना होगा ये चीज़, और आप लोग समझ भी जाइएगा। भी हम आपको धीरे धीरे समझा देंगे एकदम अच्छे से, कि आप लोग कभी भूलिएगा भी नहीं इस चीज़ को। चलिए, मोरमुगाओ बंदरगाह जो है वो जुआरी नदी के बाएं तट पर है, और ये कहाँ पे है? गोवा में। ठीक है, गोवा एक राज्य है जहाँ पे पुर्तगालियों का शासन था। ठीक है, उसके बाद का जो बंदरगाह है वो है न्यू मंगलोर बंदरगाह। न्यू मंगलोर बंदरगाह, और ये कहाँ पे है? कर्नाटक। देखिए इस, जब मैप को हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, भारत का प्रायद्वीप भारत का जो मैप को हम लोग अगर देखते हैं तो इस भाग को पश्चिमी तट कहते हैं। ठीक है, और इस भाग को पूर्वी तट कहते हैं, क्योंकि ये मैप के आधार पर अगर हम लोग देखें तो ये पूरब की तरफ है और ये पश्चिम की तरफ है। तो आप लोग को कभी कभी एग्जाम में इस तरह से भी दे देता है कि जैसे 4 पोर्ट का नाम दे देगा और आपको पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पे है। चाहे आप लोगों को ये पूछ लेगा जैसे कि उसमें से 3 पश्चिमी तट का बंदरगाह दे देगा और एक पूर्वी तट का। चाहे तो क्वेश्चन को पलट देगा, आपको क्या करेगा, पूर्वी तट का दे देगा 3 बंदरगाह और एक पश्चिमी तट का दे देगा, और आपको पूछ लेगा एग्जाम में कि ये इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट का बंदरगाह। तो आप लोग इसको मैप में याद रखिएगा। ठीक है, राज्य के साथ में, जैसे कि ये गुजरात राज्य है, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, फिर कर्नाटका है, इस तरह से आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और ये किधर का भाग है? पश्चिमी तट का। न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटका में है। ठीक है, अगला जो बंदरगाह वो है तूतीकोरिन बंदरगाह, और ये मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, इसको थुत्तीकोरिन भी कहते हैं। जो तूतीकोरिन बंदरगाह है इसको थुत्तुकोरिन या फिर थुत्तीकोरिन इस तरह से भी कहते हैं, क्योंकि आप लोगों को साउथ का जो लैंग्वेज है उसके आधार पर इसको कहते हैं, उधर का लोकल जो लैंग्वेज होता है उसमें। और अगला जो बंदरगाह वो है चेन्नई बंदरगाह, ये कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, और ये भी कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में। एन्नोर बंदरगाह, जिसे कामराजार पोर्ट लिमिटेड भी कहते हैं, और इसमें जो 50% इसका जो हिस्सेदारी है वो चेन्नई बंदरगाह के पास ही है। ठीक है, और ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में। तो देखिए अभी मैंने आप लोगों को तमिलनाडु में 3 बंदरगाह के बारे में आप लोगों को बताया। कौन कौन सा? तूतीकोरिन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह। ठीक है, और इसका एक और भी नाम है कामराजार पोर्ट, जिसके भी कुछ और दूसरे दूसरे इंपॉर्टेंट नाम है। मैंने यहाँ पे सब कुछ आपको लिख लिख के बता दिया अच्छे से, ताकि आप लोगों को अच्छे से एकदम याद हो जाए। चलिए, अगला जो बंदरगाह है वो है विशाखापत्तनम बंदरगाह। ठीक है, और ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। और इसकी एक खासियत क्या है कि ये सबसे गहरा बंदरगाह है। देखिए बंदरगाह जितना गहरा होता है जहाज़ों को चलने में उतनी ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है, अगर बंदरगाह उथला रहेगा तो जहाज़ें ज़्यादा दूर तक नहीं आ पाएंगी, जहाज़ों में सामान ज़्यादा नहीं आ पाएगा। बंदरगाह मतलब जो जितना ज़्यादा गहरा होगा बंदरगाह तो जहाज़ें उतने ज़्यादा अंदर तक आएंगी और उतना ज़्यादा सामान को साथ में अपने लेके आ सकती हैं। चलिए, अगला जो बंदरगाह है, और ये देखिए ये पूर्वी तट का बंदरगाह। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि इधर की तरफ में आंध्र प्रदेश है, उसके ऊपर उड़ीसा है। इधर की तरफ में आंध्र प्रदेश और यहाँ पे उड़ीसा है। ठीक है, उसके ऊपर पश्चिम बंगाल शुरू हो जाता है और इधर तमिलनाडु है। चलिए, अगला जो बंदरगाह है वो पारादीप बंदरगाह, और ये कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में। ठीक है, अगला जो बंदरगाह है वो कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह, जिसका एक और नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, और इसका भी हाल ही में क्या हुआ है? 150 वर्ष इस बंदरगाह का निर्माण का हो गए हैं। ठीक है, इसका 2020 में क्या हुआ?
150 वर्ष हो गए पूरे कंप्लीट, इसलिए इस बंदरगाह का नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। और ये कहाँ पे है, हुगली नदी के बाएं तट पर। देखिए जब मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास लिया था तो मैंने आपको बताया था कि हुगली नदी जो है वो गंगा नदी का जल को निकाल के कलकत्ता तक लेके जाती है। तो यहीं पे ये जो फरक्का बैराज है जहाँ पे गंगा से हुगली मतलब निकल के जाती है आगे, तो वहीं पे समझिए उसी नदी के बाएं तट पर कोलकाता बंदरगाह स्थित है और ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, चलिए और इसके आगे हम लोग और एक बंदरगाह को देखते हैं जो कि है बधावन बंदरगाह। और ये अभी जब बीपीएससी 66 का जो एग्जाम हुआ पीटी का, उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बधावन बंदरगाह जो कि भारत का 13वां नया बंदरगाह बनने वाला है नया, तो ये किस राज्य में है। सोचिए आप लोग जब समझ सकते हैं कि ये जो टॉपिक है कितना इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं जो भी करंट में न्यूज़ में रहते हैं। तो ये बधावन बंदरगाह जो अभी बनने वाला है नया, महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को पहले 2 महाराष्ट्र में बता दिया था, मुंबई बंदरगाह और नाहवा शेवा बंदरगाह। तो एक और वहाँ पे बनने वाला है जिसका नाम है बधावन बंदरगाह, और ये भी कहाँ पे बनने वाला है, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए नंबरिंग में थोड़ा आगे पीछे हो गया है तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। कोचीन बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह कहाँ पे है, केरल में, जिससे अभी हम लोग क्या कहते हैं, कोच्चि भी कहते हैं इसको। क्या नाम और एक कहते हैं, कोच्चि भी कहते हैं। ठीक है, इसका पुराना, इसको कोचीन भी कहते हैं और कोच्चि भी कहते हैं। और कोचीन केरल, आप लोग देख रहे होंगे कि मैप में केरल यहाँ पे एकदम नीचे में। ठीक है, तो केरल में है कोचीन, और इसे अरब सागर की रानी भी कहते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को मैप में यहाँ पे बताया था कि इधर क्या है, अरब सागर है। ठीक है, तो अरब सागर की रानी किसको कहते हैं, कोचीन को। हम इस तरह का जो छोटा छोटा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स होता है ये हम हमेशा आप लोगों को बताते रहेंगे ताकि आप लोगों को नया नया चीज़ को सीखने में और आसानी हो। चलिए देखिए, और नोट में हम कुछ आप लोगों को एक चीज़ बताते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि भारत में बहुत सारी परियोजनाएं चलती हैं, तो उसी तरह से एक और परियोजना है जिसका नाम है सागरमाला परियोजना। कौन सा परियोजना, सागरमाला परियोजना। इसमें क्या रखा गया ना, इसका क्या उद्देश्य है। देखिए कोई भी परियोजना जो आती है उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो सागरमाला परियोजना का उद्देश्य ये है कि देश के सभी बंदरगाह, जितने भी जो बड़े बंदरगाह हैं, छोटे बंदरगाह हैं, उन सभी को आपस में जोड़ना है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी एक बंदरगाह से कोई सामान को दूसरे जगह पर लेके जाना है व्यापार के लिए, और उस बंदरगाह पर जो जमाव है सामान का वो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उस बंदरगाह पर जो बर्डन है उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से, बंदरगाह को आपस में जोड़ेंगे जिससे समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। और इसका जो इस परियोजना का जो है शुभारंभ ये 15 अगस्त 2003 को उस समय के वर्तमान जो प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्होंने इसकी घोषणा की थी। ठीक है, कब की थी, 15 अगस्त 2003 को। लेकिन इसका जो है अभी इसको जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने 2014 में इस परियोजना को लागू भी कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में समझने का कोशिश किया। ठीक है, अब आप लोग इसको एक बार मैप में ज़रूर देखिएगा। ठीक है, जो भी चीज़ हम आप लोगों को बताते हैं ना फ्रेंड्स, इसको हम बार बार आप लोगों को कहते हैं कि मैप में देखिए, मैप में देखिए, क्योंकि चाहे ज्योग्राफी का सब्जेक्ट हो, चाहे वो हिस्ट्री का टॉपिक हो, चाहे वो पॉलिटी का टॉपिक हो, किसी भी चीज़ का अगर बारे में हम लोग पढ़ते हैं, चाहे वो करंट से रिलेटेड कोई इवेंट हो, कोई भी चीज़ हो, जब तक हम लोग उसको देखते नहीं है बार बार, क्योंकि हम लोग का जो दिमाग है वो हर चीज़ को पिक्चर में याद रखता है। जो भी चीज़ हम लोग रट रट के अगर पढ़ेंगे तो वो कभी याद नहीं रहेगा। जब तक हम लोग उसको मैप में नहीं देखेंगे तब तक हम लोग का दिमाग में वो ज़्यादा देर तक याद नहीं रहता है। तो जब तक आप लोग इसको मैप में देखिए, और एक बार इसको और भी आप लोग इसको नोट डाउन जरूर करिए अपना कॉपी में, इसको नोट्स बनाइए अच्छे से और पढ़ाई करिए अच्छे से। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे कुछ और टॉपिक के साथ मिलते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।